हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप, जब भी ये क्लास आप देख रहे हैं, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते हैं वो एमसीक्यू रखते हैं। तो आज की क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग के एमसीक्यू करते हैं, एंड अगर समय मिला तो हम जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट के भी एमसीक्यू आज की क्लास में ही कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के एमसीक्यू की। खासियत क्या है इस प्रोसेस कॉस्टिंग के एमसीक्यू में कि आपको इसके अंदर सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी होंगे जिसको सॉल्व करना पड़ेगा और तभी उसका आंसर निकल पाएगा। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। पहला क्वेश्चन कहता है, the type of process loss that should not be allowed to affect the cost of goods sold unit। ऐसा कौन सा प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर लॉस होता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इम्पैक्ट नहीं डालता, उस पर कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं डालता। भाई मुझे एक बात बताओ सर, ऐसे कौन से लॉस होते हैं जिसको हम कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते? एबनॉर्मल लॉस, हमने दो ही टाइप के लॉस पढ़े हुए हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल जो होता है वो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिखाते हैं, और जो एबनॉर्मल होता है उसको हम नहीं दिखाते। तो इसका जो आंसर है वो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं दिखाते। ठीक है जी, पहले का आंसर क्या है? एबनॉर्मल लॉस। सीजनल और स्टैंडर्ड लॉस से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, अब आ जाता है सर, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है 200 यूनिट वर इंट्रोड्यूस इन अ प्रोसेस in which 20 unit is a normal loss, if the actual output is 150 यूनिट then there is a क्या है भाई? मेरे को बात बताओ, अगर मैंने 200 यूनिट का इनपुट डाला, ठीक है, इनपुट कितना डाला? 200 यूनिट का डाला, उसमें मैंने 20 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, तो मैं यहाँ से 20 यूनिट यहाँ से नॉर्मल लॉस माइनस कर देता हूँ। तो बचना कितना चाहिए था? तब बचना चाहिए था 180 यूनिट, पर जो एक्चुअल क्वांटिटी बचा वो कितना बचा है? 150 यूनिट। तो जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है सर? 150 यूनिट। तो इससे क्या समझ में आया? इसे समझ में आया कि जो हमारे पास एक्चुअल है, बचना चाहिए था 150 यूनिट पर, सॉरी बचना चाहिए था 180 यूनिट, पर बचा कितना? 150 यूनिट। इसका मतलब 30 यूनिट का यहाँ पर क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया, जो आपने यहाँ से माइनस किया। एंड हेयर इज योर बैलेंसिंग फिगर से आपका आंसर आया। तो देखना क्या कोई एबनॉर्मल लॉस है? यस। कितना है? 30 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है सर, आ जाओ फिर से एक एमसीक्यू और आ गया सर। इस एमसीक्यू करने में मजा आ रहा है, इन पे क्वेश्चन को करने में मजा आ रहा है, क्योंकि सर ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एक्सपर्ट से रिलेटेड है, और हो सकता है कि इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम में भी दे दे। कहता है 100 यूनिट आर प्रोसेस एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 160 रुपीज। ओके, तो हमने कहा भाई 100 यूनिट है जो कि हमने इसको प्रोसेस किया, कितनी कॉस्ट पे? 160 रुपए की कॉस्ट पे प्रोसेस किया। कहता है इसमें 10% का नॉर्मल लॉस होता है, और जो नॉर्मल लॉस होता है उसको स्क्रैप वैल्यू जो होती है, स्क्रैप जो होता है उसको हम 0.25 के हिसाब से बेच देते हैं। इफ द आउटपुट इज 80 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस आपका क्या होगा? आपको एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये हमने 100 यूनिट लगाया, 10% का नॉर्मल लॉस है मतलब 10 रुपये, 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, तो बचना चाहिए था 90 रुपये, है ना? 90 रुपये बचना चाहिए था, पर आपका बचा कितना सर? 80 रुपये। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का है? 10 यूनिट का। ये देखो सर, 10 यूनिट का आपका एबनॉर्मल लॉस निकल कर आ गया। नॉर्मल लॉस कितना निकल कर आ गया? 10 यूनिट का। ये क्या है सर? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो 10 यूनिट का है उसको हमने स्क्रैप के भाव, मतलब जो भी लॉस हुआ है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, आप स्क्रैप के भाव उसको बेचते हैं, 0.25 के हिसाब से बेचा इसको। तो मुझे कितना रिकवर हो गया? 10 इंटू 0.25 के हिसाब से 2.5 रुपये मुझे इसमें रिकवर हो गए। ये तो मुझे एबनॉर्मल लॉस करेगा, पर मुझे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस से कोई मतलब नहीं है, मुझे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है कि कितना अमाउंट का एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर 100 यूनिट 160 रुपए की पड़ रही है, 100 यूनिट 160 रुपए की पड़ रही है, और 10 यूनिट जो है मेरा उसको मैंने 2.5 रुपए का बेचा, तो मुझे कस्टमर से 90 यूनिट पे कितना खरीदना है सर? अगर 100 यूनिट मेरे को 160 रुपए की पड़ती है,
100 यूनिट मेरे को 160 रुपए की पड़ती है और 10 यूनिट को बेचकर, नॉर्मल लॉस को बेचकर मैं 2.5 रुपए अर्न कर दे रहा हूं, तो मतलब ये पैसा मेरा रिकवर हो गया 160 में। तो मतलब 160 में अगर 2.5 रुपए रिकवर हो गए तो 157 रुपीज जो बचेगा 160 में, अगर आप 2.5 रुपए ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो स्क्रैप को बेचकर, तो आपको 90 यूनिट को बेचकर 157.5 रुपीज रिकवर करना है। तो अगर 90 यूनिट 157.5 रुपीज रिकवर करने हैं मुझे 90 यूनिट को बेचकर, तो सर जो मुझे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हुआ उस पर कितना वैल्यू होगा? एबनॉर्मल सर 157.5 है टोटल कॉस्ट जो मुझे कस्टमर से रिकवर करने हैं 90 यूनिट बेचकर, क्योंकि 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। तो 1 यूनिट पे आ गया 1.75, तो 10 यूनिट पे कितना आ गया 17.5। तो मेरा ये एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना आ गया 17.5। इस तरीके से निकलेगा। एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना आ गया 17.5। अगर आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो तो ध्यान रखो, प्रोसेस अकाउंट में आप क्या करते थे? प्रोसेस अकाउंट में आप यहाँ पर इनपुट डालते थे कि 100 यूनिट 160 रुपए के हिसाब से ऐसे डालते थे, फिर कहते थे 10 यूनिट 2.5 रुपए के हिसाब से नॉर्मल लॉस यहाँ से माइनस करते थे। अब नॉर्मल लॉस कितना आ जाता था? एक्चुअल आउटपुट कितना होता था 80। फिर क्या करते थे? कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे? ये 160 में से 2.5 माइनस करते थे और डिवाइडेड बाई 90। भाई 160 की कॉस्ट है माइनस 2.5 रुपए एंड 100 माइनस 90, कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकालते थे आप। तो कितनी आ गई है 157.5 डिवाइड बाय सॉरी 10 90 नहीं 10, इधर 10 आएगा क्योंकि नॉर्मल लॉस 10 है, ये 90। तो 1 यूनिट पे कितना आया 1.75। तो भैया 10 यूनिट पे कितना आया 17.5 और 10 इधर 1.75 है तो 80 पे कितना आया 140। ये लो सर हो गया 160। ऐसे बनाते थे प्रोसेस कॉस्टिंग आप इस तरीके से। 100 यूनिट 160 रुपए के हिसाब से डाला इनपुट, 10 यूनिट 2.5 रुपए के हिसाब से रिकवर कर लिया। तो मतलब अब मुझे 90 यूनिट पे कितना रिकवर करना है 157.5। तो 90 रुपए में 157, तो एक में कितना आएगा 1.75। तो इस 10 रुपए में कितना 17.5। इसका आंसर क्या है दोस्त 17.50। थर्ड इसका आंसर सी। व्हेन एवरेज मेथड इज यूज्ड, जब हम एवरेज मेथड यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आर एवरेज मेथड इज यूज्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग। जब हम इक्विवेलेंट अप्रोच करते थे ना, इक्विवेलेंट अप्रोच याद है आपको? इक्विवेलेंट अप्रोच के अंदर दो मेथड होते थे, एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज, सॉरी दो होते थे, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज, मेरी मिस्टेक। इक्विवेलेंट अप्रोच में जब हम पढ़ते थे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, उधर दो मेथड आपको पढ़ाए गए थे। एक पढ़ाया गया था इक्विवेलेंट अप्रोच का और एक पढ़ाया गया था आपको फीफो मेथड का। तो ये इक्विवेलेंट अप्रोच में आपको फीफो, दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है तो कई बार गलत निकल जाता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच हमने पढ़ी थी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, उसके अंदर दो मेथड थे, एक था फीफो एक था वेटेड एवरेज। जब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज की, तो वेटेड एवरेज मेथड में जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री होता है उसको एज अ न्यू कॉस्ट की तरह हम ऐड करते थे। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते थे, फिर आपके दूसरी चीज ऐड करते थे। मैंने एक फॉर्मेट लिखवाया था, आपको याद हो तो दिखाता हुआ। आई नो कि इंसान भूल जाता है, मेरे को पता है भूल जाते हो, मैंने इसलिए फॉर्मेट में नोट्स हमेशा ध्यान रखता हूँ। लो खुल ही गया, वही खुल गया जो मैंने, देखो है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री हम ऐड करते थे अलग अलग मटेरियल का, कॉस्ट ऑफ इंकर्ड, फिर जो कॉस्ट इंकर्ड होती थी वो ऐड करते थे, फिर स्क्रैप जो होता था वो माइनस करते थे यहाँ से, एंड जब निकल जाता टोटल कॉस्ट फिर इक्विवेलेंट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। ये था वेटेड एवरेज का। ओपनिंग इन्वेंट्री को हम ऐड करते थे सर। क्या होगा इसका आंसर? एडेड टू दी न्यू कॉस्ट, कॉस्ट में जाकर हम इसको जोड़ देते हैं। स्पॉइलेज की मैंने आपको पिछली कई वीडियो थ्योरी की क्लास के अंदर, इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको स्पॉइलेज के बारे में बताया था। स्पॉइलेज दैट अकर अंडर इनएफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन, आपने गलत तरीके से अपने ऑपरेशन को करा, ऑपरेशन कंडीशन आपकी इनएफिशिएंट थी, एंड इज ऑर्डिनरी कंट्रोलेबल। तो भाई ऐसे स्पॉइलेज जो एक रेगुलर इन नेचर नहीं है, जो इनएफिशिएंट है, आपने सही तरीके से एफिशिएंट यूज नहीं करा, आपने उसको ढंग से यूज नहीं करा और इनएफिशिएंट है वो, तो इसका मतलब वो एक एबनॉर्मल नेचर का है। कैसा नेचर का है? एबनॉर्मल, रेगुलर इन नेचर नहीं है। जो चीज रेगुलर इन नेचर होती है वो नॉर्मल नेचर की होती है कि भाई ये तो रोजाना हो रहा है तो नॉर्मल,
पर आप हर बार इनएफिशिएंट कंडीशन में थोड़ी ऑपरेशन करेंगे, ये तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनएफिशिएंट, तो एबनॉर्मल नेचर का है, तो जो स्पॉइलेज होगा वो भी एक एबनॉर्मल नेचर का होगा। डिपेंड करता है कि जो स्पॉइलेज हुआ उसका रीजन क्या था, इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का मतलब एबनॉर्मल नेचर है। अब रोज आ रहे हो, रोज इनएफिशिएंट काम कर रहे हो तो नॉर्मल हम कहेंगे, अरे इनएफिशिएंट रोज काम क्यों करोगे यार, कभी कभी हो गया ठीक है, तो एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसलिए इसमें एबनॉर्मल स्पॉइलेज कहेंगे। ऐसे स्पॉइलेज को एबनॉर्मल स्पॉइलेज कहा जाता है। भाई मुझे एक बात बताओ, जो नॉर्मल लॉस होता है प्रोसेस अकाउंट में, क्या वो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं या अपने कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं? तब कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट होगी प्रोसेस अकाउंट में, जो नॉर्मल लॉस का कॉस्ट होगा उसका क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्ड बाय गुड्स यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ लॉस यूनिट शुड बी डेबिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट। क्या करता था मैं, जब मैं प्रोसेस अकाउंट बनाता था तो 100 यूनिट का मैंने इनपुट डाला है, 160 रुपए की कॉस्ट था, ये भी पढ़ाया था। इसमें मेरे 10 यूनिट का लॉस हो गया, उसको मैंने 2.5 रुपए में स्क्रैप बेच दिया। तो जब नॉर्मल लॉस की हम जो यूनिट है, अब हम कितनी यूनिट मार्केट में बेचेंगे, 90 यूनिट बेचेंगे, और कितना रिकवर करेंगे, 157.5। इसका मतलब कि जो नॉर्मल लॉस होता है उसका जो रियलाइज्ड वैल्यू होती है वो आप माइनस कर देते हो, रियलाइज वैल्यूज को माइनस कर देते हो। तो डेबिट साइड में डाला आपने प्रोसेस के, क्रेडिट साइड में डाला क्या, सेल ऑफ लॉस यूनिट, इस लॉस यूनिट को बेचकर जो सेल रियलाइज हुआ, क्या उसको डेबिट करा प्रोसेस अकाउंट में? नहीं सर, उसको क्रेडिट करा। सेल ऑफ लॉस यूनिट इज डेबिट क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, उसको हमने प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करा। बट इससे पहले भी देख लो, डेबिटेड द कॉस्टिंग पी एंड लॉस, क्या हम उसको उसको इस यूनिट को जो हमारी लॉस हुई है उसको बाकी अमाउंट को कॉस्टिंग बिल में, नहीं ये गलत है, कॉस्टिंग बिल में डाल ही नहीं सकते आप। नॉर्मल लॉस कभी कॉस्टिंग बिल में जाता नहीं। तो इस वाले में गलती यहां पर ये है कि यहाँ पर बोल रहे हो कि कॉस्ट, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को कॉस्टिंग बिल में डाल दो और जो रियलाइज्ड हुआ उसको क्रेडिट साइड में डालो। अभी क्रेडिट साइड में डालते हैं ये तो ठीक है, पर कॉस्टिंग बिल में थोड़ा डालते हैं। ऊपर जो दे रखा है वो कह रहा है कि भैया आप ये यूनिट आप बेचोगे उसको एब्जॉर्ब करो, उसमें रिकवर कर लो उसको लॉस को, ये ठीक है, पर डेबिट साइड से नहीं क्रेडिट साइड से डालेंगे जो रियलाइज वैल्यू होगी। तो ये पर ये गलत हो गया। तो ऊपर वाले में ये बढ़िया था, तो ऊपर की लाइन यहाँ तक और नीचे की लाइन ये करा होता तो करेक्ट कहते। अब इसमें एक ही काम कर सकता हूं मैं, क्या, मैं कॉस्टिंग पीएल में नहीं डाल सकता और मैं क्रेडिट साइड में रियलाइज अमाउंट नहीं डालता लॉस का, जो लॉस मैं स्क्रैप में बेचता हूं। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं, मैं अपने गुड्स जो बेचूंगा उस पर रिकवर करूंगा नॉर्मल लॉस को, और अगर कोई अमाउंट रियलाइज होगा उसको मैं क्रेडिट साइड प्रोसेस अकाउंट के डाल के माइनस करूंगा। बट ये पूरा लाइन नहीं दे रखी, पर एक लाइन दे रखी है कि गुड, आपको ये जो एब्जॉर्ब का मतलब होता है रिकवर करना, जो भी यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे जब उसको बेचोगे तो उसमें आप अपने नॉर्मल कॉस्ट को रियलाइज रिकवर करोगे कस्टमर से, क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल लॉस है, उसको हम कस्टमर पे ट्रांसफर करते हैं, इसका बर्डन एबनॉर्मल होता है तो कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर करता है। इधर एक लाइन और लिख सकता है यहाँ से, बाय सेल ऑफ लॉस यूनिट शुड बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, ये लाइन और लिख देता है, एकदम परफेक्ट आंसर बन जाता है इसका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आधा अधूरा ही सही, पर इसका आंसर जो है वो सी है। इसका आंसर सी होगा कि आप अपनी कॉस्ट को रिकवर, क्योंकि इसमें और इसमें गलती है। इसमें गलती ये है कि डेबिट साइड पे नहीं आता नॉर्मल लॉस का रियलाइज, क्रेडिट साइड में आता है। इसमें गलती ये है कि क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस आता है, पर जो हम उसको कॉस्टिंग बिल में नहीं भेजते, हम उसको यूनिट पे ऑब्जर्व करते हैं। बस अब ये बचा, इसलिए इसको बोला। अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, नहीं, एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू नॉर्मल। इससे कोई नॉर्मल लॉस से कोई मतलब ही नहीं है मुझे। एबनॉर्मल स्क्रैप लेस टोटल प्रोसेस को, भाई आप कैसे निकालते हो, मैं आपको जरा प्रोसेस अकाउंट बनाकर दिखाता हूं, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, यहां पर बनाते हो 2 अमाउंट, यहां बनाते हो 2 अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हो जैसे कि आपने इनपुट लगाया मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड एंड कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस वो कर देते हो। तो यहाँ पर तीनों जोड़कर, सबको जोड़कर मान लो आपने 1000 यूनिट का इनपुट लगाया और यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ गई 40,000 रुपये, ठीक है सर। 1000 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ गई, 40। फिर आप क्या करते हो, वही टोटल आप यहाँ पर ये लिख देते हो, 1000 यूनिट पर 40,000। अब यहाँ से नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस हो गया, मान लो 10% का नॉर्मल लॉस हो गया 100 रुपये का, जिसको रियलाइज करा हमने 1000 रुपये में, 2000 रुपये का रियलाइज हो गया, ओके। फिर मान लो आपका आउटपुट आया, एक्चुअल आउटपुट जो आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हो, है ना, जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करोगे, तो आपने कितना ट्रांसफर करा, 800
50 यूनिट आपने ट्रांसफर करा नेक्स्ट प्रोसेस में। अरे भाई 1000 था, 850 ट्रांसफर कर दिया, 100 नॉर्मल लॉस हो गया, 950 हो गया, बाकी 50 कहाँ गया? बाकी 50 कहाँ गया? लेट्स सपोज कि इस 800 का प्राइस जो है वो इस तरीके से है, कैसे निकालोगे? 800 का प्राइस, 1000 यूनिट का प्राइस है 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाई 1000। अब नॉर्मल लॉस कितना है? 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, 100 यूनिट का, और उस पर कॉस्ट आती है 2000, ऊपर से कॉस्ट माइनस करा, नीचे से यूनिट माइनस, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 40,000 माइनस 2000, यह आ गया 38,000, और डिवाइड बाय 900, 38,000 डिवाइड बाय 900 आ गया 42.22। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 850 से, तो आपकी इसकी वैल्यू निकल जाएगी 35,888। अब मुझे एक बात बताओ, आप नॉर्मल लॉस की वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस जो आया आपका, वो कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? वो ये आपसे ये कह रहा है कि एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? जितने भी हमारी प्रोसेस कॉस्ट है, ये हमारी प्रोसेस कॉस्ट है, उसमें से 40,000 रुपये है, एबनॉर्मल लॉस 50 है। अब ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये वाली वैल्यू, तो इस 40,000 रुपये में से आप नॉर्मल लॉस का अमाउंट लेस कर देते हो, रियलाइज वैल्यू नॉर्मल लॉस की 2,000 रुपये, और जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस में अमाउंट भेजा वो लेस कर दोगे। अब आ रहा है समझ में? 35,888 रुपये, तो जो बच जाएगा वही तो डालोगे यहाँ पर, तो वही कह रहा है। अब जरा लास्ट वाली लाइन पढ़ना। लास्ट वाली लाइन कहती है जो तुम्हारी टोटल प्रोसेस कॉस्ट है 40,000, उसमें से लेस करना रियलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 2,000 रुपये, और लेस करना जो आप ट्रांसफर करोगे 35,888 रुपये, जो नेक्स्ट प्रोसेस पर ट्रांसफर करो, जो बच जाएगा वो आपका एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू होगी। मजा आ रहा है ना एमसीक्यू करने में? अब आपने पढ़ा होगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जिसके अंदर हम ये करते हैं, जब एक प्रोसेस अकाउंट दूसरे प्रोसेस अकाउंट में गुड्स को ट्रांसफर करता है तो प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर करता है। इस क्यों करता है ऐसा? मैंने बताया था आपको क्लास के अंदर, याद करो, जब मैं आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पढ़ा रहा था क्लास में, रेगुलर क्लास के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका पर्पस ये होता है कि हर एक प्रोसेस की इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, हर एक प्रोसेस की इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, क्योंकि होता क्या था, मान लो आप एक प्रोसेस अकाउंट हो, मैं एक प्रोसेस अकाउंट हो, तो मैंने अपने में गुड्स बचा, मैंने अपने कॉस्ट खर्च करी, अपना प्रोसेस कर लिया, अपने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, जितना प्रोसेस करना था, मेरी जो भी कॉस्ट आई वो आपको मैं ट्रांसफर कर देता हूं उस कॉस्ट पे। तो मैंने जो आपको ट्रांसफर करा उसमें कॉस्ट ही तो ट्रांसफर करी, अब आपने उसको फिनिश गुड बनाकर बेच दिया, तो आपने जो भी बेचा आपको प्रॉफिट दिख गया कि भाई मेरी तो टोटल कॉस्ट इतनी आई थी, मेरे से जो ट्रांसफर है वो कॉस्ट प्लस आपकी खुद की कॉस्ट, और फिर आगे बेच दिया आपने, तो आप तो मेजर हो जाओगे, आपकी इफिशिएंसी तो मेजर हो जाएगी, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, मैं थोड़ी सेल कर रहा हूं, तो मेरी इफिशिएंसी कैसे मेजर करोगे? तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट आया, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, एक प्रोसेस अकाउंट जब दूसरे प्रोसेस अकाउंट को गुड्स को ट्रांसफर करेगा तो प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर करेगा कॉस्ट में, जिसमें पता चलेगा कि हर एक प्रोसेस का क्या क्या प्रॉफिट है। दैट्स कॉल्ड इफिशिएंसी ऑफ मेजर। हम प्रोसेस अकाउंट में हर प्रोसेस की इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस मेजर। ये एक सीधा सिंपल सरल आंसर है इसका। इफिशिएंसी मेजर करने के लिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट करते हैं। अंडर वेटेड एवरेज मेथड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीट द ओपनिंग WIP इज इग्नोर। नहीं, मैंने अभी आपको दिखाया वेटेड एवरेज मेथड के अंदर। अब ये देखो, ये क्या वेटेड एवरेज है ना, ये देखो है ना वेटेड एवरेज, इसलिए कॉन्सेप्ट की कॉपी खोल ली। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्या करते हैं? वेटेड एवरेज मेथड में क्या हम ओपनिंग WIP को इग्नोर कर देते हैं? नहीं, जोड़ते हैं कॉस्ट में, स्क्रैप वैल्यू लेस करके फिर टोटल कॉस्ट निकालते हैं। यह है ना, इधर देखो। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, ये तो पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला, द कॉस्ट ऑफ कंप्लीट द ओपनिंग WIP एंड अदर कंप्लीटेड यूनिट आर कैलकुलेट सेपरेटली। सेपरेटली कैलकुलेट होगा, अलग अलग नहीं, हम उसको जोड़ देते हैं। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP एंड द कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड आर एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जोड़ना, एंड द एग्रीगेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। यस, इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड मतलब इक्विवेलेंट यूनिट। अब जरा इसका फॉर्मेट देखो, यही तो कराया। पहले मैंने क्या करा, ओपनिंग WIP की कॉस्ट और जो करंट पीरियड पे कॉस्ट खर्ची उनको जोड़ा, अगर कोई स्क्रैप है तो माइनस कर देना, अगर नहीं है तो हटा दो। फिर टोटल कॉस्ट करी और टोटल कॉस्ट को डिवाइड करा इक्विवेलेंट मतलब कंप्लीटेड यूनिट से। क्या ये आंसर सही है या नहीं है? क्या ये आंसर सही है? सी सही बात कह रहा है। ठीक है, वेटेड एवरेज में ऐसे ही करते हैं। अब प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय एबनॉर्मल गेन। यस, प्रोसेस अकाउंट में अगर एबनॉर्मल गेन होता है वो डेबिट होता है। द वैल्यू इज डिटरमाइंड एज, तो वैल्यू उसकी कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर प्रोसेस अकाउंट में जो एबनॉर्मल गेन आता है डेबिट साइड में, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी? टोटल प्रोसेस कॉस्ट में से आप, ये टोटल प्रोसेस, हम
एमसीक्यू के हिसाब से आंसर देंगे, क्योंकि भाई वैसे तो प्रोसेस कॉस्ट में से आप इधर की कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आ जाती है, बट एमसीक्यू के हिसाब से क्या कहता है, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू होगी उसके इक्वल करेंगे। नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। यस यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट, जो यूनिट आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट, ठीक है, और उसमें जो नॉर्मल लॉस का रियलाइजेशन अमाउंट है वो माइनस करके तब आती है। शायद मैंने इसका एक क्वेश्चन कराया हो तो मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। एबनॉर्मल लॉस गेन का एक क्वेश्चन कराया था क्लास में, तो मैं दिखाता हूं एबनॉर्मल गेन में करते क्या है। एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना भी सिखाया था मैंने आपको। यार यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, बस एक क्वेश्चन मिला मुझे पर उसमें रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब इधर देखो कि आपके पास 150 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ, 10 रुपए के हिसाब से 1500 रुपये रियलाइज कर लिया आपने, 1500 रुपये रियलाइज कर लिया। 150 का नॉर्मल लॉस हुआ, 1500। पता है अब नॉर्मल गेन क्या होता है? वो लॉस जो हम सोच रहे थे कि 150 रुपये का होगा नॉर्मल लॉस, उससे कम हो जाता है। एक्चुअली में जब देखा मैंने नॉर्मल लॉस कितने का हुआ, जो नॉर्मल लॉस हुआ वो 100 यूनिट का हुआ, पर मैंने सोचा था 150 का होगा। तो इसका मतलब जो लॉस नॉर्मल लॉस 150 का होता था हर बार, इस बार वो 100 का ही हुआ, तो हमने तो 150 का नॉर्मल लॉस मान लिया। तो अब 50 यूनिट का जो हमारा लॉस नहीं हुआ वो हम गेन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? गेन। अब कैसे करेंगे इसको करने का तरीका क्या है? इसका एक अकाउंट बनाया जाता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये देखो कैसे करेंगे। हमने कहा भाई देखो 150 इधर देखो 150 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ, 10 रुपए के हिसाब से 1500 रुपये रिकवर कर लिया हमने। ठीक है, 150 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ, 10 रुपए के हिसाब से 1500 रुपये रिकवर कर लिए। बाकी क्या करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, नॉर्मल लॉस हमने माना 150 का होगा। ठीक है, नॉर्मल लॉस हमने सोचा 150 रुपये का होगा। ठीक है, ये क्या है 10 रुपए, इसका स्क्रैप वैल्यू। तो 150 रुपये 10 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो 1500 रुपये मुझे रिकवर होने चाहिए थे। अब ये एक पॉइंट है, जब भी एबनॉर्मल गेन आता है उसका कंसेप्ट ही यही होता है कि जो 150 रुपये है, जो आपने ये नॉर्मल लॉस दिखाया है, ये एक्चुअल में इतना नॉर्मल लॉस हुआ नहीं है। क्योंकि गेन आपका तब निकलेगा जब सोचा था आपने 150 का नॉर्मल लॉस होगा, पर हुआ वो 100 रुपये का नॉर्मल लॉस। तो फिर आप कहोगे अरे यार जो नॉर्मल लॉस ज्यादा होना था इस बार वो कम हुआ, इसलिए मुझे 50 रुपये का गेन हो गया। गेन का मतलब ही यही है कि जो लॉस में ज्यादा सोच रहा था वो एक्चुअली में कम हुआ। अब मैंने प्रोसेस अकाउंट में तो ये दिखा दिया। अब देखो 150 का लॉस हुआ, 10 रुपए की स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से 1500 रुपये दिखा दिए, जबकि गलत है। लॉस तो 150 का हुआ ही नहीं था, हुआ कितना है लॉस? 100 रुपये का। तो जब एक्चुअली में लॉस 100 का ही हुआ है तो जो स्क्रैप बेचूंगा वो 100 यूनिट तो बिकेगी। अब 100 यूनिट बिकेगी 10 रुपए के हिसाब से तो 1000 रुपये आएंगे। तो आपने जो 50 यूनिट इसके अंदर एक्स्ट्रा दिखा रखी है और उसका 500 रुपये का एक्स्ट्रा दिखा रखा है, वो आप रियलाइज करते हैं, वो आप ठीक करते हैं। ये आपका एबनॉर्मल गेन है कि जो आपने 50 यूनिट यहां पर ज्यादा लॉस मान लिया था और उसको स्क्रैप भी बेच दिया। अरे यार आप खुद सोचो, फिजिकल फॉर्मेट में लॉस कितना हुआ है? 100 यूनिट का। आपने अपनी बुक में 150 डाल रखा है, 100 यूनिट का लॉस हुआ, आपने 150 डाल रखा है तो 50 एक्स्ट्रा डाल रखा है ना बुक में। अब फिजिकली आपने स्क्रैप में बेचा कितना होगा? जितना लॉस हुआ होगा। अरे जब 100 यूनिट का लॉस हुआ है तो 100 यूनिट तो कबाड़ी वाले को दूंगा, 50 यूनिट तो दूंगा। तो मैंने 50 का भी अमाउंट डाल दिया था वहां पर स्क्रैप में कि सोच कर कि यार लॉस तो पूरा होगा। तो 500 आपने ज्यादा डाल दिया। अब आप क्या करते थे इसमें, अब इसमें जो 50 यूनिट 500 के हिसाब से वहां पर ज्यादा दिखा रखा है, कहां पर? इधर 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 अकाउंट में, इधर 50 यूनिट एक्स्ट्रा दिखा रखा है, 500 इधर एक्स्ट्रा दिखा रखा है। अब वो यहां पर कैंसिल होता है, ये 50 यूनिट यहां पर और इसका 500 रुपये यहां पर आएगा। पर इस 500 में कुछ और भी करा जाएगा। क्या क्या? 50 यूनिट 500 के हिसाब से नॉर्मल लॉस में जुड़ा हुआ है। मैंने कहा 50 यूनिट 13.5 रुपए के हिसाब से ये मेरी कॉस्ट आती है, ये मेरी कॉस्ट आती है। तो मेरे को बताओ सर, ये जो मेरी कॉस्ट आई 13.508, ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। 1 यूनिट पे कॉस्ट कितनी आ रही? 13। तो मेरी 50 यूनिट पे कॉस्ट कितनी आएगी? इतना। तो कॉस्ट में से जब मैं 500 रुपये जो मेरा ऑलरेडी गेन दिखा रखा वो लेस कर दूंगा तो बाकी बचा हुआ अमाउंट मेरा कॉस्टिंग बिल में जाएगा।
बाकी बचा हुआ अमाउंट मेरा कॉस्टिंग बिल में जाएगा। इसको एक्चुअल गेन, नेट गेन कहते हैं। जैसे कि 50 यूनिट जो मेरा लॉस नहीं हुआ है, 50 यूनिट का जो मेरा लॉस नहीं हुआ है, तो ये 50 यूनिट का लॉस नहीं हुआ है ना, तभी तो गेन हुआ। ठीक है, अब ये 50 यूनिट 13.5 रुपए के हिसाब से मेरी कॉस्ट इंकर्ड हुई, क्योंकि ये बनी होगी। थोड़ा समझाओ आप, समझो आप। मैंने 150 यूनिट का लॉस माना, एक्चुअली मेरे 100 यूनिट का लॉस हुआ, तो जो 50 यूनिट का लॉस नहीं हुआ वो मेरे लिए गेन है। पर एक्चुअली में इसको सोचो, ये 50 यूनिट मैन्युफैक्चर हुई होगी ना, 50 यूनिट मैन्युफैक्चर हुई होगी, तभी तो आप सोच रहे थे कि 150 यूनिट का लॉस होगा पर हुआ 100 का, तो मतलब जो 50 यूनिट का लॉस नहीं हुआ तो पूरी गुड्स यूनिट है, गुड यूनिट है। तो 50 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने पे कॉस्ट आती है 675 रुपए की। ठीक है, और 50 यूनिट को आपने 500 रुपए में बेच भी दिया, जो आपने एक्स्ट्रा दिखा रखा है, जो गलत है। तो आपने कहा भाई इसमें से जो टोटल कॉस्ट है, टोटल गेन है 675 रुपए का, जो लॉस हो सकता था वो नहीं हुआ, तो जो टोटल गेन है उस गेन में से जो 500 रुपए आप ऑलरेडी दिखा चुके हो वहां पर क्रेडिट साइड में, नॉर्मल लॉस के अमाउंट में 500 रुपए वो हटा दो, बाकी अमाउंट के बचेगा 175 रुपए। ये एक्चुअल गेन है जो कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर किया जाएगा। और देखो ये आप देखो सर, ये आप देखो, हालांकि बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, यहाँ तो एमसीक्यू बेस पर सिखा रहा हूँ, वहाँ तो मैंने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। तो इसका आंसर जो है वह है कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट, वो 675 रुपए, और उसमें लेस करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 500 रुपए, एंड 175 रुपए जो है वो एक्चुअल गेन है जो आपको कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर करना है। और ये जो 675 रुपए है ये आपके प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा एज एन एबनॉर्मल गेन। ठीक है सर, चलिए लीन लैब डेवलप 55 फिल्म, ये कंपनी है जो 55 फिल्म बनाती है यूजिंग अ 4 स्टेप प्रोसेस। 4 स्टेप है, प्रोसेस के 4 स्टेप है। दैट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू 4 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट से होकर गुजरता है, फिर जाकर फिल्म बनती है 55 की। द कंपनी स्पेशलाइज्ड इन ओवरनाइट सर्विस एंड हैज अ लार्जेस्ट ड्रग स्टोर चेन एज इट प्राइमरी कस्टमर। ओके, तो कंपनी ओवरनाइट सर्विस देती है और उसका लार्जेस्ट जो ड्रग स्टोर चेन है एज अ प्राइमरी कस्टमर है वो। करंटली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड आर एक्यूमुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ने इन तीनों खर्चों को जोड़ दिया है। द कॉस्ट एक्यूमुलेटेड सिस्टम द बेस्ट डिस्क्राइब सिस्टम लीन। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा सिस्टम हम लगाकर कॉस्ट को कैलकुलेट करें। जैसे कि इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि इस यूनिट को बनाने के लिए 4 स्टेप प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग लगानी पड़ती है। इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल है। ठीक है, आगे व्हेन कंपेयर विथ नॉर्मल स्पॉइलेज, अगर आप एबनॉर्मल को नॉर्मल स्पॉइलेज से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, अराइज मोर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द फैक्टर दैट आर इनहेरिटेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज गिवन द सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज नॉट। नहीं, ये तो गलत, ये तो पूरा ही गलत है। नॉर्मल का एबनॉर्मल से सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। इज जनरली थ्रू आउट टू बी मोर कंट्रोलेबल बाय द परचेज डिपार्टमेंट देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इज नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइटनेस ऑफ द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। इज इट नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइटनेस, बिल्कुल राइट। ये देखो ये क्या कहता है, अगर आप when compared with normal spoilage, जब आप एबनॉर्मल स्पॉइलेज को नॉर्मल से कंपेयर करते हो तो पता है जो एबनॉर्मल होता है वो हमारा कॉस्टिंग पीएल में जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, और जब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है तो भैया वो इन्फ्लुएंस भी तो नहीं करेगा, टिपिकली इज नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस भी नहीं करेगा किसको, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो कॉस्ट आपने सेट करी थी उसको इन्फ्लुएंस भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉस्ट इन्फ्लुएंस करेगी जो नॉर्मल है, आपका लॉस हुआ और वो प्रोडक्शन की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। तो इधर जो आपका आंसर है वो है डी, जो एबनॉर्मल स्पॉइलेज होता है वो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि वो तो पार्ट होता है कॉस्टिंग पीएनएल का। आओ सर कुछ कैलकुलेशन भी करनी है अब हमें। एज्यूम करो 550 यूनिट वर वर्कड ऑन ड्यूरिंग अ पीरियड इन विच टोटल 500 गुड यूनिट आर कंप्लीटेड। 550 यूनिट हम काम कर रहे थे किसी यूनिट पर जिसमें हमारी 500 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 50 यूनिट का लॉस हो गया। अब 50 यूनिट पे नॉर्मल स्पॉइलेज मतलब नॉर्मल लॉस हुआ 30 यूनिट का और एबनॉर्मल लॉस हुआ 20 यूनिट का। ठीक है जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 2200 रुपए की।
द कंपनी अकाउंट फॉर एबनॉर्मल स्पॉइलेज सेपरेटली ऑन एन इनकम स्टेटमेंट एज लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल स्पॉइलेज। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस का सेपरेट ट्रीटमेंट दिखा रही है, उसको लॉस मान रही है, अपने इनकम स्टेटमेंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में भेज रहे हैं, सीधे सीधी कहानी है। नॉर्मल स्पॉइलेज इज नॉट अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। नॉर्मल स्पॉइलेज का मतलब नॉर्मल लॉस को आप अकाउंटिंग में नहीं दिखाओगे, वो इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट प्रोड्यूस, तो जो यूनिट हमने प्रोड्यूस करी उसकी कॉस्ट क्या होगी। इधर आओ, प्रोसेस अकाउंट बना देता हूं ना मैं आपको सीधा सीधा। टू मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन सबका खर्चा डालने पर जो टोटल यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस करी है वो थी 550 और टोटल कॉस्ट आई मेरी 2200 रुपये। मैं सीधा लिख देता हूँ, 550 रुपये की यूनिट डाली है, ये यूनिट है, और उस पर टोटल कॉस्ट जो मेरी आई वो 2200 रुपये आई। अब भाई ऊपर तो बाइफरकेशन नहीं दिया हुआ है तो टोटल में टोटल लिख दिया। इस 550 में मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, बाय नॉर्मल लॉस कितने का हुआ, 30 यूनिट का। इसमें कोई स्क्रैप दे रखा है, नहीं दे रखा तो इग्नोर करो, कोई भी रियलाइज नहीं हुआ। अब नॉर्मल लॉस वो दे रखा है 20 यूनिट का, और बाय नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे, या अगर आपका दूसरा प्रोसेस नहीं है तो फिनिश गुड हो जाएगा, जो कि आएगा 500 यूनिट जो कंप्लीटेड, अरे कंप्लीटेड है ना तो फिनिश आ जाएगा। कंप्लीटेड लिखा था ना उसने, 500 कंप्लीट हो गए तो फिनिश आ जाएगा, फिनिश गुड अकाउंट। अब मेरी 550 यूनिट है जिसकी कॉस्ट है 2200 रुपये, तो जरा मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालो, 2200 माइनस, क्या कोई रियलाइज हुआ है मेरा, नॉर्मल लॉस नहीं हो, अगर होता तो माइनस करता, तो जीरो, कोई रियलाइज नहीं हुआ। अब 550 में से आप क्या माइनस करोगे, सिर्फ ये नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस का नहीं माइनस करते कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, तो सिर्फ 30 या माइनस करोगे कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, ठीक है। अब 2200 डिवाइड बाय 520, 2200 डिवाइड बाय 520, क्यों नहीं माइनस करते अब नॉर्मल लॉस, यह आ गया जी 4.230769 अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा 84.615 और यह आ जाएगा सर 2115.38, 2115, ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं आया, ठीक। चलिए अब अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट में हम जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट देखेंगे। IC Limited uses process costing system and inspect it goods post manufacturing and engineer notice on May 31 as following। कोई कंपनी है जो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रही है और कुछ डाटा आपको दे रखा है, सीधी सीधी बात, हमें जो डाटा है उससे मतलब है। गुड यूनिट कंप्लीटेड, आपने इतनी यूनिट बना दी 15,000, 300 यूनिट का नॉर्मल स्पॉइलेज है और 100 यूनिट का एब नॉर्मल है। यूनिट कॉस्ट मटेरियल की है 2.5 रुपये की, और कन्वर्जन कॉस्ट का हमेशा ध्यान रखना, बच्चे बार बार भूल जाते हैं, मैं पेड क्लास में बताते थक गया। कन्वर्जन कॉस्ट दो चीज़ों मिलकर बनता है, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, जो कि 6 रुपये के हिसाब से। द नंबर ऑफ यूनिट दैट द कंपनी वुड ट्रांसफर इट फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट एंड द रिलेटेड कॉस्ट ऑफ दीज यूनिट, तो आपको बताना है कि कितनी यूनिट आपने फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करा और कितनी यूनिट अंदर रिलेटेड और कितने अमाउंट का आपने ट्रांसफर करा। तो जब ये कह रहा है कि 15,000 यूनिट कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब ट्रांसफर भी 15,000 करा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं इसको करके, सेम यही तरीका है, इसको हटा लो यहां से, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये हटाओ ये हटाओ, अभी दिखाता हूं मैं आपको इसको करके, बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका। अभी सबसे पहले तो आप ये देखो कि उसने कितनी यूनिट कंप्लीट कर दी, जो यूनिट कंप्लीट करेंगे उसको फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में भेजेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, गुड्स यूनिट कंप्लीटेड, ना कि इनपुट। अगर हमने जो लगाई होती उसमें इनपुट नाम से होगा था, जो कंप्लीट हो गई इसका मतलब वो कंप्लीट हो गई, फिनिश गुड में गए। तो 15,000 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, ओके।
नॉर्मल लॉस कितना है 300 और एबनॉर्मल लॉस कितना है 100, तो 300 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट का। तो इसका मतलब कितने यूनिट का इनपुट डाला था, 15,400 यूनिट का इनपुट डाला था, 15,400 यूनिट का इनपुट डाला था। अगर मैं बात करूं मटेरियल की, तो मटेरियल 2.5 रुपए के हिसाब से था, तो 15,400 का इनपुट डाला 2.5 रुपए के हिसाब से। मटेरियल कितना था 2.5 रुपए के हिसाब से, देखो ना 2.5 रुपए के हिसाब से, तो 15,400 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 38,500, 38,500 रुपीज का था। और ये लेबर एंड कॉस्ट मिलाकर 6 रुपए के हिसाब से था, और ये 2.5 रुपए के हिसाब से था। वही 15,400 मल्टीप्लाई बाय 6 के हिसाब से 92,400, टोटल कर देंगे 38,500, 92,400 प्लस 38,500, यह आ जाएगा 1,30,900। ठीक है, और ये लिख देंगे 1,30,900। अब कोई आपके पास नॉर्मल लॉस तो कोई स्क्रैप वैल्यू तो नहीं बताया, तो अब यहाँ करेंगे, देखो 1,30,900 रुपीज़ कॉस्ट आती है 15,400 यूनिट बनाने की, जिसमें से 300 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ पर उसकी कोई स्क्रैप नहीं है। तो 1,30,900 डिवाइडेड बाई 15,100, अब निकाल लो, डिवाइड बाई 15,100 से डिवाइड करके ये आ गया 8.668874, ये आपके पास आ गई कॉस्ट पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये आ ये वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करो 15 से, ये आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 100, तो पहले मल्टीप्लाई मैंने 100 करा तो ये आ गया 866 रुपये, और फिर मल्टीप्लाई मैंने करा 15,000 से, ये आ गया 1,30,034 या 33 जो आप कह लो, ये आपके पास आई। तो जो 15,000 है उसकी कॉस्ट कितनी है, इससे मिलता जुलता जो आंसर होगा वो उसकी कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले आपने कितनी यूनिट भेजी, 15,000 यूनिट भेजी, ये रहा 15,000 यूनिट भेजी, और कॉस्ट कितनी है 1,30,50। सर ये भी 1,30,50 है, पर भेजी 15 नहीं है ना, ये 15, तो ये भी आंसर क्यों बता रहा हूँ राइट है। सर आपका तो आया है 1,30,34, भाई ये डिपेंड करता है क्योंकि उसने पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिया है। अगर वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले रहा है, मान लो 66 लिया है उसने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिया है, तो मैं देखता हूँ 15,000 मल्टीप्लाई बाई 8.66, ये कम आ गया, कम आ रहा है। पॉइंट के बाद उसने 15,000 मल्टीप्लाई बाई 8.67, ये दे 66 को 67 बना दिया है उसने, मैं क्या करूँ। इधर देखो 1,30,900 डिवाइड बाई 15,100 करा, तो ये आ रहा है 8.6688 आ रहा है, तो इसको अप्रोक्स करके 67 बना दिया, 8.67, और 8.67 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, एग्जैक्टली आ गया आपके पास 1,30,50, 1,30,50 आ गया। ठीक है सर, और इसका आंसर क्या है, ये रहा 15,000 यूनिट भेजा, 1,30,50, खत्म हो गया सर आपका। चलिए जी, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर में इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।